तो आज मैं जो ट्रेसेस में नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करने वाली हूँ वो है डिफ्लेक्शन इन ट्रेसेस। ठीक, तो डिफ्लेक्शन जो है ट्रेस में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी से ही मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है आपके बनते हैं गेट में। अगर आपको ट्रस्ट में पूछा जाए तो डिफ्लेक्शन से बहुत ही क्वेश्चंस आपके गेट में बनते हैं। तो इसको मैं बोल सकती हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रस्ट में। ठीक, अब इसमें मैं क्या क्या पढ़ने वाली हूँ। सबसे पहले मैं पढ़ूंगी कि डिफ्लेक्शन आपका 3 तरीके से हो सकता है, राइट? 3 तरीके से हो सकता है, कौन-कौन से? एक तो आपका क्या हो कि एक्सटर्नल लोड हो जाए, किसी भी स्ट्रक्चर पे एक्सटर्नल लोडिंग होगी तो डिफ्लेक्शन तो आएगा ही। तो एक तो ड्यू टू आपका एक्सटर्नल लोडिंग, ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग, ठीक है। अच्छा, और किस तरीके से हो सकता है डिफ्लेक्शन? तो अ, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, टेम्परेचर में किसी भी तरह से चेंज आ रहा हो, अगर बढ़ रहा हो टेम्परेचर, है ना, तो जो है मेंबर्स एक्सपैंड होंगे, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन आ जाएगा। अगर श्रिंक हो रहा मतलब टेम्परेचर कम हो रहा हो तो मेंबर श्रिंक होंगे, तो फिर डिफ्लेक्शन आ सकता है। तो आपके पास दूसरा आप बोल सकते हो कि ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, अब एक और तरीके से आपके ट्रस में डिफ्लेक्शन आ सकता है। कब? इसको हम बोलते हैं लैक ऑफ फिट, लैक ऑफ फिट की वजह से। अब देखो लैक ऑफ फिट क्या होता है। देखो आपका जो मेंबर है, मान लो किसी को इस तरह से ट्रस है, राइट, ट्रायंगुलर ट्रस है, इसने मेरे से बोला कि मेंबर की लेंथ, मान लो इसकी लेंथ 5 मीटर 5 मीटर होनी चाहिए। मैंने फिर मैंने ऑर्डर दिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए कि 5 मीटर का मेरे को मेंबर चाहिए। उन्होंने 5 मीटर ना करके 4.99 कर दिया, 4.99 मीटर। तो 0.01 mm का, नॉट दिस मीटर, तो 0.01 मीटर का आपके पास क्या होगा, कमी होगी। ठीक, अब बाकी स्ट्रक्चर्स तो फिट हो जाएंगे लेकिन ये 0.01 होगा, उसकी वजह से इसमें खिंचाव होगा, राइट, कम हो जाएगा, तो इससे स्ट्रेस प्रोड्यूस होने लगेगा, इस तरह से मेंबर खींचने लगेगा। ठीक, अब अगर मान लो 0.4 लाइक 4.99 होके 5.1 का हो जाए, ठीक, 5.1 मीटर का आपने बना दिया। अब यहाँ क्या होगा, 5.1 का आपने बना दिया, इसका मतलब मेंबर बड़ा है, उसको फिट करना पड़ेगा। जितनी जगह दी है, जगह तो मैंने 5 मीटर की लेनी थी। अब क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस होंगे, तो मतलब जॉइंट इस तरह से कंप्रेस होगा, और पिछले केस में आपका जो है जॉइंट इस तरह से खींचेगा। तो ये मैंने पिछले थोड़ा उल्टा बता दिया था, पिछले में जॉइंट खींचेगा और अभी जॉइंट कंप्रेस होने लगेगा। तो हमारे पास ये जो है 3 केसेस हैं जो कि आप डिफ्लेक्शन पढ़ने वाले रहोगे। ठीक, तो इसमें भी आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्या, एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से। छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं इससे, वो आपसे पूछ ले जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपका एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से किस तरह से आप डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने वाले हो वो हम सीखेंगे। तो मैं सबसे पहला बोल दूं, ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग। मैंने लिखा ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग, तो मैं यहाँ पढ़ती हूँ। अब देखो, कहीं पे भी मेंबर में किसी भी तरह का एक्सियल टेंशन या कंप्रेशन आ रहा हो, तो आपको पता है कि आपको लोड किस तरह से आप देते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये मेंबर है ना, ये मेंबर है। अब ये इसके एंड हो गए। ठीक, मैंने बोला अब इसका लेंथ जो है वो मैंने ले लिया एल, एल लेंथ का है, और मटेरियल प्रॉपर्टीज ए ई है। ठीक है, मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने लोड लगाया है क्या, एक टेंसाइल लोड लगाया है पी अमाउंट का। जैसे टेंसाइल लोड आया, ठीक, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से आपको मेंबर खींचेगा। तो मान लो ये जॉइंट यहाँ था, पॉइंट यहाँ पे, तो यहाँ कहीं आ गया, सिमिलरली ये खींच के यहाँ आ गया। तो मैं क्या बोलूंगी कि ये आपका डिफ्लेक्शन हुआ,
ये क्या हुआ आपका, ये डिफ्लेक्शन ही तो है। अब इस डिफ्लेक्शन की वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो मैं ये डिफ्लेक्शन की वैल्यू कैसे देती हूँ, डेल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। ये हम एक्चुअल डिफ्लेक्शन की वैल्यू इस तरह से देते हैं पी एल अपॉन ए। तो यही काम, मुझे यही फॉर्मूला यूज करना है डिफ्लेक्शन निकालने के लिए अगर एक्सटर्नल लोडिंग हो तो। एक्सटर्नल लोडिंग का मतलब, मान लो अब हमारे पास कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है मेरे पास, है ना। मैंने यहाँ रोलर लगाया और यहाँ पे हिंज लगाया, ठीक। और यहाँ पे मेरे को एक्सटर्नल लोड दिया हुआ डब्ल्यू, मान रख दिया मैंने ए बी सी डी, ठीक है। अब अब इस एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से मुझे क्या करना होगा, अब यहाँ पे तो सिर्फ एक मेंबर था ना, अब यहाँ सारे मेंबर्स में मुझे लोड निकालना होगा। इस तरह से पहला मैं क्या काम करूंगी, पी फोर्स सिस्टम के लिए निकालूंगी, ठीक है, जैसे मैंने पहले किया था। इस एक्सटर्नल लोड की वजह से निकाल लो, ठीक। कैलकुलेट क्या करेंगे इसमें, पी फोर्स सिस्टम में, तो यहाँ लिख भी लो कि कैलकुलेट दी मेंबर फोर्सेस इन ऑल द मेंबर्स ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग, ठीक है। एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से आप सारे मेंबर्स में लोड कैलकुलेट करोगे, ये पी फोर सिस्टम हो गया। सेकंड आप क्या करोगे, के फोर सिस्टम के लिए भी वैल्यूज निकालोगे। तो के फोर सिस्टम में मैं क्या चेक करूंगी, अब मैं क्या करूंगी, मुझे जिस डायरेक्शन में आपसे पूछा गया है, ठीक, जिस भी डायरेक्शन में आपको डिफ्लेक्शन पूछा गया है उस डायरेक्शन में मैं क्या करूंगी, एक यूनिट लोड दे दूंगी। मान लो फॉर एग्जांपल मुझसे ये पूछा जाता है कि सी पे वर्टिकल डिफ्लेक्शन बताओ, सी पे वर्टिकल डिफ्लेक्शन बताओ, तो मैं क्या करती हूँ, वर्टिकल डायरेक्शन में एक यूनिट लोड दे देती हूँ 1 का, ठीक। अब इस यूनिट लोड की वजह से, अब यहाँ एक्सटर्नल कोई लोड नहीं है, लेकिन इस यूनिट लोड की वजह से मैं इसमें पूरा जो है फोर्सेस निकाल लेती हूँ एक एक नंबर में। ये होता है आपका के फोर्स सिस्टम, ठीक है। तो अगर मैं इसको वर्ड्स में लिखूं तो मैं क्या करती, आई विल कैलकुलेट द मेंबर फोर्सेस ड्यू टू यूनिट लोड applied at given joint in the direction of applied at the given joint in the direction of desired deflection, ठीक है जी। जिस डायरेक्शन में मुझे डिफ्लेक्शन निकालना है उधर मैंने एक यूनिट लोड लगाया और मैंने उस यूनिट लोड की वजह से यहाँ पे पूरे मेंबर्स में देख लिया कि किस तरह से इनमें फोर्सेस आने वाले हैं, ठीक है। अब क्या करूंगी, सिंपल, मैंने पी फोर सिस्टम के फोर सिस्टम जान लिया। अब मुझे ना अब मुझे क्या करना होगा, नंबर मुझे निकालना होगा, ठीक। फिर लेंथ, सेम वैसी टेबल जैसे मैंने पिछले बार टेबल बताई थी इंडिटरमिनेट के लिए, ए की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि हमको देखो फॉर्मूला मैंने बताया डिफ्लेक्शन क्या होता है, सी एल अपॉन ए ई, तो मुझे ये तो जरूरत पड़ेगी, राइट। अब पी निकाल लो, पी फोर सिस्टम, ये आपका के फोर सिस्टम में। अब जब आपको डिफ्लेक्शन देना हो तो पी के एल अपॉन ए ई हो जाएगा। आप क्या करो, के से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इस डायरेक्शन में ही आपको निकालना था और वहां पे आपने यूनिट निकाला है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ, अगर मुझे टोटल डिफ्लेक्शन चाहिए पूरे स्ट्रक्चर में, तो मैं क्या करूंगी, सिग्मा करूंगी पी के एल अपॉन ए ई, ठीक। और ये आपका बराबर हो जाएगा
डिफ्लेक्शन की। इस तरह से आप जो है डिफ्लेक्शन दोगे अगर किसी ट्रेस में पूछा जाए। ठीक, तो मैं फाइनल अगर फॉर्मूला लिख दूँ तो डिफ्लेक्शन एट सी अगर मुझे बताना हो तो मैं क्या करूँगी, आई इज इक्वल टू 1 ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, पी के एल अपॉन ए ई। तो इस तरह से मैं क्या करूँगी, रिप्रेजेंट करूँगी डिफ्लेक्शन एट सी। ठीक, तो ये तो आपका पहला केस हो गया ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग। नेक्स्ट की हम बात करते हैं सेकंड क्या था, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर मुझे बताना है। तो देखो क्या था मेरे पास, नंबर मान लो कुछ इस तरह से था। ठीक, अब योगेश के एंड पॉइंट, जैसे टेम्परेचर कम होता है ज्यादा होता है इस मेंबर के, मेरे को अगर मुझे चेंज इन टेम्परेचर की वजह से डिफ्लेक्शन निकालना हो तो मुझे क्या क्या प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, एक तो कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर पता होना चाहिए और एक टेम्परेचर पता होना चाहिए और दूसरा लेंथ पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला अगर आपको इतना पता है तो ये टी क्या है आपका, ये ध्यान रखना, ये चेंज इन टेम्परेचर होता है, चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर आपको टी आपको T1 माइनस T2 के फॉर्म में भी दिया होगा, दे सकते हैं, मतलब कि पहले बोला कि इतना टेम्परेचर था बाद में घट गया या बढ़ गया, तो उसके हिसाब से आपको टेम्परेचर, दो टेम्परेचर दे सकते हैं, उनका एवरेज निकालना होगा, मतलब उनका डिफरेंस निकालना होगा कितना आया, या तो आपने डायरेक्टली चेंज इन टेम्परेचर भी उनमें दिया हो सकता है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, मतलब इफ मान लो अभी 30 डिग्री था, मतलब जब मैन्युफैक्चर हुआ 30 डिग्री था, लेकिन जब आपने ट्रस उसमें लगा दिया तो आपका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही रह गया, 30 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस ही रह गया। तो उस टाइम पे क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, राइट, डिक्रीज हुआ तो आपका ये श्रिंक होगा नंबर। तो आप क्या करोगे, नेगेटिव लोगे, ए की वैल्यू नेगेटिव रखोगे। अगर आपका टेम्परेचर 30 से कितना, मान लो 35 हो गया जब आपने बनाया उसके बाद, तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। अब इंक्रीज होने के बाद आपका ई क्या हुआ, पॉजिटिव लोगे, क्योंकि नंबर की लेंथ बढ़ जाएगी। अब इस केस में अगर आपको डिफ्लेक्शन की वैल्यू देनी हो तो वो कैसे दोगे, डेल इज इक्वल टू अल्फा एल टी, राइट। ये आपने बोल दिया कि यहाँ से ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर आप इस तरह से डिफ्लेक्शन देने वाले रहोगे। अब सेम मैं मान लेती हूँ कि वही वाला स्ट्रक्चर जो अभी हम देख रहे थे ना, क्या था हमारे पास स्ट्रक्चर, अभी मैं इसको रिमूव कर देती हूँ इतना। तो मेरे को कुछ इस तरह से दिया हुआ था, है ना। चलो, तो मेरे से ये यहाँ रोलर था, यहाँ हिंज था, फिर से मुझे ये सी पे पूछा इन्होंने डिफ्लेक्शन, कौन सा डिफ्लेक्शन, वर्टिकल डिफ्लेक्शन पूछा ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। अभी उन्होंने क्या किया कि टेम्परेचर चेंज की वजह से बताओ भाई, तो क्या होगा, तो आप क्या करोगे, टेम्परेचर चेंज की वजह से वर्टिकल डिफ्लेक्शन पूछा, तो एक तो आपका क्या होगा, टेम्परेचर चेंज की वजह से वर्टिकल डिफ्लेक्शन में मैं क्या करूंगी, सेम जैसे मैंने वहां काम किया था, एक यूनिट लोड लगा दूंगी वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक, और फिर मैं क्या करूंगी, के फोर्स कैलकुलेट करूंगी। ठीक है, के फोर्स कैलकुलेट किया मैंने, और उसके बाद मुझे क्या करना होगा, सिंपली मैं लिख सकती हूँ कि अगर मेरे को डिफ्लेक्शन एट ई चाहिए तो मैं क्या लिखूंगी, सिग्मा, सारे मेंबर्स का मैं निकाल लूंगी, आई इज इक्वल टू 1 to n के आई हर एक मेंबर में इंटू अल्फा एल टी। ये हो जाएगा आपका चेंज इन टेम्परेचर के केस में फॉर्मूला। तो अगर आपको टेबल बना के बताना हो तो आपने मेंबर होगा, ठीक, उसके बाद मेंबर की लेंथ होगी, ठीक है, फिर उसके बाद
अल्फा, टेम्परेचर, के निकाल लो, के फोर्स सिस्टम। के फोर्स सिस्टम किस वजह से? यूनिट लोड की वजह से, क्योंकि वर्टिकल में पूछा गया। फिर आप क्या करो कि अल्फा एल टी कर लो और ये सिग्मा निकाल लो इसका, वही आपका हो जाएगा डिफ्लेक्शन एट सी। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करने वाले रहोगे, चेंज इन टेम्परेचर के पर्सपेक्टिव से कैलकुलेट करोगे। अब देखो, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में वो सिर्फ एक या दो मेंबर में बोलता है कि टेम्परेचर से चेंजेस आ रहे हैं, बाकी कांस्टेंट है। मान लो इसमें और इसमें टेम्परेचर से चेंजेस आ रहे हैं, बाकी कांस्टेंट है। तो आप क्या करोगे, मान लो इसका डिफ्लेक्शन डेल वन आ रहा है, इसका डिफ्लेक्शन डेल टू आ रहा है, तो डिफ्लेक्शन एट सी पूछा। अब उन्होंने बोला डिफ्लेक्शन एट सी बताओ, तो डिफ्लेक्शन एट सी आप क्या करोगे, सिंपल डेल वन प्लस डेल टू कर दोगे। बाकी सबके इसकी निकालने की जरूरत नहीं है, इसकी निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि दो में चेंजेस है। तो मैं इस तरह से कैलकुलेट कर लूंगी। तो ये हुआ आपका सेकेंड, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। अब क्या करूं, लैक ऑफ फिट की वजह से भी देख लेती हूँ, वही एक आखिरी बचा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चंस देख लेंगे, तो आपका ये डिफ्लेक्शन वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने बोला लैक ऑफ फिट, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, अब लैक ऑफ फिट का मतलब क्या है, आपका मेंबर या तो टू शॉर्ट हो या टू लॉन्ग हो। तो मैं यहाँ लिख दूँ कि आपका मेंबर टू शॉर्ट और टू लॉन्ग, है ना, ये केस होता है आपका लैक ऑफ फिट। अच्छा, अब मान लो आपके पास इस तरह से कोई ट्रस दिया होता, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड है, यहाँ हिंज और यहाँ रूलर। मैंने बोला ये मेंबर वन है, ये टू है, ये थ्री है। ठीक है, अब मुझसे ये बोला होता कि मुझे लैक ऑफ फिट की वजह से डिफ्लेक्शन बताओ, किसी भी पॉइंट पे इन्होंने पूछ लिया होता। तो मान लो यहाँ पर डिफ्लेक्शन इसका डेल वन है, ठीक, इसका डेल टू है, इसका डेल थ्री है। ठीक है, अब अगर मुझसे पूछा जाता, अब देखो ये डेल वन इसका डिफ्लेक्शन मुझे ऑलरेडी पता है, किस वजह से, क्योंकि मेरे को इसकी लेंथ दी होगी ना, कि ओरिजिनल इतनी लेंथ माननी थी लेकिन एक्चुअली में इतनी लेंथ निकली, तो उसका डिफरेंस लिया मैंने, वो डिफ्लेक्शन आ गया। सिमिलरली यहाँ पर डिफ्लेक्शन आया, सिमिलरली यहाँ पर डिफ्लेक्शन आया। अब दूसरा चीज मेरे से पूछे कि मान लो कि इस पॉइंट पे वर्टिकल डिफ्लेक्शन पूछा होता, ठीक, तो मैं क्या करती, यहाँ पे एक यूनिट लोड लगाती, सेम वही काम करना है। क्यों, ये मैं क्या करती, के फोर्स सिस्टम निकालने के लिए। तो के फोर्स सिस्टम भी मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे फिर से। तो मैं क्या करती, कैलकुलेट करती अपना के फोर्स सिस्टम ड्यू टू यूनिट लोड अप्लाइड एट द गिवन जॉइंट। ठीक है, जिस भी जॉइंट पे निकालना हो उस पर यूनिट लोड अप्लाई करती, और किस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में। मेरे से पूछा जाता डिस्प्लेसमेंट, तो वहां से मुझे क्या मिल जाता, हर इसमें फोर्स मिल जाता। इसमें के वन, के टू, के थ्री ऐसे करके मेरे पास के वन, के टू एंड के थ्री करके मेरे को फोर्सेस मिल जाते। अब क्या करती हूँ मैं, डिफ्लेक्शन एट ए, मान लो मुझे डिफ्लेक्शन एट ए निकालना होता, तो मैं क्या करती, के वन डेल वन, ठीक है, प्लस के टू डेल टू प्लस के थ्री डेल थ्री कर देती। तो मैं यहाँ से सिंपल बोल सकती हूँ कि डिफ्लेक्शन मेरा सिग्मा आई इज इक्वल टू वन टू एन हो जाता है, जितने भी मेंबर्स होते हैं, इंटू के डेल्टा। तो ये मैं बोलती कि मेरे पास डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला हो जाता। ठीक है, अब इन केस अगर आपका डेल वन, डेल टू और डेल थ्री ये क्या होते हैं, पॉजिटिव आते हैं, इनकी वैल्यू पॉजिटिव आती, मतलब कि रिफ्लेक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, दैट मीन्स आपका मेंबर क्या होता, टू लॉन्ग होता, बड़ा ही तो होता, क्योंकि पॉजिटिव आ गया। मान लो पॉजिटिव कैसे आएगा, पहले 30 मीटर था, ठीक है, अब 31 मीटर मतलब हो गया, क्या हो गया, 1 मीटर और बढ़ गया, तो ये डिफ्लेक्शन क्या आया, 1 मीटर, 1 मीटर पॉजिटिव का बढ़ा ही तो ये टू लॉन्ग हो गया। अब इसी तरह से अगर मेरा डेल वन, डेल टू, डेल थ्री नेगेटिव आते, तो मैं क्या बोलती कि मेरा यहाँ पे टू शॉर्ट का केस होता, राइट, यहाँ पे टू शॉर्ट हो जाता है, विद 30 है तो ये घट के इतना हो गया था, मान लो 29 हो गया, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगी, -1 का आया डिफ्लेक्शन, -1 मतलब टू शॉर्ट, कमी तो हुआ, छोटी हुई लेंथ। तो इस तरह से आप क्या करोगे, लैक ऑफ फिट अप्लाई करोगे। ठीक है, ये हुआ आपका केस।
अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि टोटल डिफ्लेक्शन निकाल दो एक्सटर्नल लोड की वजह से और टेम्परेचर की वजह से, अगर आपसे ये बोला जाता टेम्परेचर एक्सटर्नल लोड की वजह से टोटल डिफ्लेक्शन निकाल दो, तो आप सिंपल क्या करो, अब दोनों तरह के डिफ्लेक्शन ऐड कर दो, आई इज इक्वल टू 1 to n टेम्परेचर एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से क्या होता है पी के एल अपॉन ए ई, राइट, प्लस टेम्परेचर चेंज की वजह से आई इज इक्वल टू 1 to n कर सकते थे के अल्फा एल टी, ये हो गया। इस तरह से आप जो है डिफ्लेक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करने में एक्सपर्ट हो जाओगे। तो यहाँ तक तो हो गया मेरा, तीनों टाइप के डिफ्लेक्शंस मैंने डिस्कस कर लिए थ्योरी। अब मैं क्या करूँ, क्वेश्चंस करती हूँ कुछ इनके बेसिस पे। तो यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है और मेरे से ये बोला है कि स्ट्रेन एनर्जी बताओ कहाँ पे, इन नंबर ए बी, ए बी में स्ट्रेन एनर्जी बताओ। अच्छा तो चलो बताते हैं भाई। अब देखो स्ट्रेन एनर्जी का आपका फॉर्मूला क्या होता था, U इज इक्वल टू एक्चुअल फोर्स पी स्क्वायर एल अपॉन 2 ए होता है, तो यही तो होता था 2 ए, ठीक, तो यही करना था। अब मुझे एक्चुअल फोर्स निकालना है, मतलब एक्चुअल फोर्स में कैसे निकालूं, मैं देख के बता सकती हूँ। अब देखो यहाँ पे इस तरह से है, ये कुछ इस तरह से लगेगा क्योंकि वर्टिकल लोडिंग है, इसका मतलब ये क्या हो गया, थर्ड वन हो गया जीरो फोर्स मेंबर। तो मैंने ये जीरो फोर्स मेंबर बता दिया। अब देखो ये जीरो फोर्स मेंबर एक्चुअल फोर्स अगर मैं जीरो रखूँ तो स्ट्रेन एनर्जी जीरो आ जाती है। ये कितना इजी था अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन एक इस तरह से सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, पूरे इसके डायमेंशन है, इस पॉइंट पे लोड लग रहा है, एक्सटर्नली डिटर्मिनेट है। मेरे से बोला है कि इसका ए ई की वैल्यू 30 किलो न्यूटन है, ठीक। अब डिफ्लेक्शन में से पूछा है एक्स वाई में, नॉट डिफ्लेक्शन, स्ट्रेन एनर्जी पूछ लिया इन्होंने, एक्स वाई में स्ट्रेन एनर्जी क्या है। एक्स वाई कहाँ है भाई, ये है एक्स और वाई, ठीक। इस नंबर में मेरे से स्ट्रेन एनर्जी पूछा, तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला मेरे पास मुझे पता है क्या, एक्सियल फोर्स इन एक्स वाई, तो ए एफ स्क्वायर एल अपॉन 2 ए बोल सकती हूँ। हाँ चलो, अब मुझे स्ट्रेन एनर्जी निकालना था, सिंपल। तो मुझे एक्सियल फोर्स चाहिए। अब एक्सियल फोर्स निकालने के लिए मैं क्या करूँ, इस नंबर में सेक्शन कट कर दूँ। अब मैं मेथड ऑफ सेक्शन ही अप्लाई करने जा रही हूँ, देखो कितना इजी पड़ेगा। मैंने एक सेक्शन इस तरह से कट किया, और सेक्शन किस तरह से कट करते हैं कि 3 मेंबर से ज्यादा कट ना हो, ठीक है। मेरे 3 मेंबर कट हुआ और दो डिफरेंट, दो अलग अलग पार्ट हो गए आपके स्ट्रक्चर के। अब इस स्ट्रक्चर को मैं बना लेती हूँ एक बार, ठीक। तो बना के लेती हूँ, नीचे वाला पार्ट रिमूव कर देती हूँ, ठीक। अब देखो कुछ इस तरह से मेरे पास ये सेक्शन कट के आया। चलो एक फोर्स ये, एक फोर्स ये, एक फोर्स ये हो गया, एफ एक्स वाई हो गया, इसकी नहीं जरूरत है यहाँ पे। एंड ये आपका एफ, मैंने कुछ भी नाम दे दिया, मैंने बी एक्स करके, यहाँ पे एक्स था ना तो ये बी मैंने मान लिया, तो बी एक्स हो गया। चलो इतना कर लिया मैंने, ये 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 3 अब मैं सिंपल क्या करूँ, एक्सेल चाहिए मुझे, क्या चाहिए, एक्सेल चाहिए। तो मैं सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 कर दूँ, करो तो एफ एक्स वाई, ठीक है, और -10 इक्वल टू 0, एफ एक्स वाई आ गया -10, मतलब ये 10 किलोमीटर लिया है मैंने, इक्वल टू 10 किलोमीटर, और जो कंसीडर किया है पॉजिटिव आया है, तो मतलब जो डायरेक्शन कंसीडर की वही लेनी है, मतलब टेंसाइल ही है। अब मैं क्या करूँ, सिंपल रख दूँ यहाँ पे 10 का स्क्वायर इंटू लेंथ कितनी है इसकी, 2 लेंथ है, नीचे लिखा हुआ था मैंने यहाँ पे, सॉरी 3 लेंथ है, यहाँ पे 3 थी ना, तो 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए कितना है 30, तो ये गया 10 टाइम्स, और ये गया 10 टाइम्स। अब यहाँ से बचा 5, तो आपका क्या आया, U इज इक्वल टू 5 किलो न्यूटन मीटर, आपकी स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू आ गई।
इस तरह से देखो कितना इजी हुआ आपको स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करना। अब मैं क्या करूँ, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब ये क्वेश्चन को अगर आप देखो, इसमें ये मैंने डेटा लिखा हुआ है और मुझसे पूछा क्या है, उन्होंने बोला कि रिएक्शन एट पी, रिएक्शन एट क्यू एंड रिएक्शन एट आर की वैल्यूज क्या है। ठीक है भाई, ये बतानी है मुझे। अब देख के बताओ ये स्ट्रक्चर में एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी है या नहीं है। ये देखो यहाँ पे 2 3 4। अब भाई एक्सटर्नली आपका स्ट्रक्चर अगर मैं लिखूं तो डी एस ई कितना होगा 4 - 3, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन से तो 1 हो गया। ठीक है, 1 हो गया एक्सटर्नल। अब पॉजिटिव का 1 हुआ है क्योंकि एक एक्स्ट्रा रिडंडेंट है, राइट। अच्छा, इंटरनल देखो। अब अगर मैं यहाँ देखती हूँ इंटरनली, तो देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे एक ट्रायंगल की कमी है। अगर यहाँ पे एक ट्रायंगल की कमी है इसका मतलब क्या हो रहा है, ये इंटरनली इसमें नंबर की डेफिशिएंसी है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, डी एस आई क्या होगा -1 हो जाएगा। अब ये टोटल देखूँ तो मैं क्या बोलूंगी कि स्ट्रक्चर तो मेरा भाई, अगर टोटल डिटर्मिनेट निकालूं तो ऐड ही तो करती हूँ। देखो स्ट्रक्चर मेरा डिटर्मिनेट हो गया, यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है। और मुझे क्या निकालना, भले ही मेरे को देखो यहाँ पे 4 मिल रहे थे लेकिन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है और मेरे को 3 ही पूछे गए हैं और मैं 3 इजीली निकाल सकती हूँ क्योंकि मेरे पास 3 एक्सटर्नल इक्वेशन है, राइट। अब देखो कैसे निकालते हैं, ये देखते हैं। कुछ भी इसमें मेरे को उल्टा सीधा नहीं करना है, सिंपल अब इजीली हो जाएगा। कैसे, अब देखो मैं क्या करूँ, सिग्मा मैं मूवमेंट ले लूँ पी के अराउंड, पी के अबाउट मैं मूवमेंट ले लेती हूँ। तो मैं क्या बोलूंगी, मैं रिएक्शंस में बता देती हूँ। ये हो गया आर पी, मैंने यहाँ पे बना दिया, ये मैंने आर क्यू बना दिया और ये मैंने आर आर बना दिया। चलो ये 3 निकालना है। तो मैंने क्या किया, अच्छा देखो आर आर इंटू 9 मोमेंट एट पी लेना था, तो आर आर इंटू 9, ठीक है, प्लस आर क्यू इंटू 6 हो जाएगा, आर क्यू इंटू 6, ठीक है, माइनस 30 इंटू थ्री इक्वल टू 0। तो अब देखो मेरे पास क्या मिला, 9 आर आर प्लस 6 आर क्यू माइनस, या फिर इसको इक्वल टू करके 90 लिख सकती हूँ। तो मेरे को मिला 3 आर आर प्लस 2 आर क्यू इक्वल टू 30 मिल गया। चलो ये मिल गया, बहुत बढ़िया, पहली इक्वेशन मिल गई मुझे। चलो अच्छा है, एक इक्वेशन तो मैंने मोमेंट से निकाल ली। ठीक, एक इक्वेशन में क्या करूं, अब मैं क्या करती हूँ देखो, अब यहाँ देखना कैसे हम लोग अपने मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं। अब मैं एक सेक्शन कट कर देती हूँ, सेक्शन कट कर देती हूँ यहाँ पे, ये कर दिया मैंने एक सेक्शन कट। अब जैसे ही मैंने ये सेक्शन कट किया तो मेरे को क्या क्या मिला, मेरे को एक इस तरह से फोर्स मिला, एक ये फोर्स मिला, ये मेंबर, ये इस तरह। ठीक है भाई, इतना मैंने सिर्फ ये वाला पार्ट ले लिया। और यहाँ पे मेरे को क्या है, आर क्यू है और यहाँ पे मेरे पास आर आर है। अच्छा जी, ये क्या हो गया, फोर्स हो गया। मान लो यहाँ नाम दे देती हूँ मैं ए बी सी, ठीक। तो ये क्या हो गया, फोर्स इनटू ए इन ए बी, राइट। और ये क्या हो गया, फोर्स इन क्यू सी। ठीक है भाई, ये कर लिया मैंने। अब यहाँ से देखो सिग्मा एफ वाई निकालो, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 किया तो मैंने क्या देखा, आर क्यू प्लस आर आर इक्वल टू 0, और कुछ तो है नहीं। तो देखो यहाँ से मेरे को एक और इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो मैं पूरे स्ट्रक्चर में भी कर सकती थी सिग्मा एफ वाई, कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन मेरी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। अब देखो ना, आर पी प्लस आर क्यू प्लस आर आर इक्वल टू 30 हो जाता। लेकिन मुझे क्या करना है, अब आरपी भी आ गया, आरपी की तो अभी मेरे कहीं हवा ही नहीं है, यहाँ पे कुछ पता ही नहीं है आरपी के। तो मैं उसको इक्वेशन में लाके क्या करूँ, मैंने क्या किया, सिंपल स्ट्रक्चर यहाँ कट कर दिया और देखा कि भाई सिर्फ आर क्यू और आर आर बचा है, मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर दिया। और एक और काम कर लो, सिंपल अगर राइट हैंड का सेक्शन देख लोगे, ये लेफ्ट हैंड या राइट हैंड जो भी हो, इस तरफ का स्ट्रक्चर देखोगे तो अगर सिग्मा एफ वाई लगाओ तो आरपी
इक्वल टू 30 आ जाएगा। मैं क्या बोल सकती हूँ, RP इक्वल टू 30 सिंपल बोल सकती हूँ किलोमीटर। ये तो मैंने इजीली निकाल लिया। अच्छा, अब एक और चीज करूँ, यहाँ से मेरे को क्या मिल रहा है, RQ इक्वल टू माइनस RR मिल रहा है। ये रख दूँ, यहाँ पे रख देती हूँ, चलो 3RR माइनस 2RR इक्वल टू 30। तो यहाँ से क्या मिला मुझे मिल गया RR ऑल्सो इक्वल टू 30 किलोमीटर, और अपवर्ड ही पॉजिटिव आ रहा है ना, ये अपवर्ड, ये भी मेरा अपवर्ड पॉजिटिव आ रहा है। अब देखो RQ मेरा क्या है, RQ ही तो निकालना रह गया, तो RQ इज इक्वल टू माइनस RR, तो RQ इक्वल टू माइनस 30 किलोमीटर। इसका मतलब ये मेरा RQ क्या आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। तो मैंने तीनों निकाल दिए, हो गया क्वेश्चन खत्म। अब क्या ही चाहिए, ठीक है भाई, खत्म हो गया। चलो ये क्वेश्चन फिनिश। अब क्या करती हूँ, मैं एक और क्वेश्चन लेती हूँ। मान लो अब की ये क्वेश्चन है, बेसिकली इसमें मेरे को, अब ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखो और क्या पूछा है, क्या गिवन है, वो मैं लिखती हूँ। मेरे से ये बोला है कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट की बताना mm में, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट सी इन mm, ये कितना होगा ये बता दो। चलो ठीक है, और गिवन क्या है, ई की वैल्यू गिवन है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ए है आपका 10 mm², और आपका L इज इक्वल टू 1 मीटर एंड P इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन, P की वैल्यू 1 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे भी अब हम देखो क्या करेंगे, सिंपल है। मेरे को यहाँ पे सबसे पहले टेबल बनानी होगी, ठीक है। टेबल में मैं मेंबर्स लिखूंगी, ठीक, ये हो गए मान लो मेरे मेंबर्स, एंड क्या, लेंथ, ठीक है, लेंथ का मैंने L लिख दिया, और मेरे को क्या चाहिए, AE चाहिए, एंड नेक्स्ट टर्म P, एंड देन K, और फाइनली मेरे को PKL अपॉन AE मुझे पता हो तो मैं क्या कर सकती हूँ, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एट जॉइंट सी निकालना मेरे लिए इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये देख लूँ कि यहाँ लेंथ L है, यहाँ लेंथ L है, तो यहाँ लेंथ क्या होगी, 45 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो मैं बोल सकती हूँ कि ये जो आएगा आपका √2L आएगा, ठीक है भाई, आ गया ये √2L। अब मैं क्या करूँ, नंबर्स डाल देती हूँ। ये मेरे से बोल रहा है सबसे पहले नंबर AB, ठीक है, AB, AC एंड CB, ठीक, AC एंड BC। AB की लेंथ कितनी है L, AC की लेंथ कितनी है √2L, एंड BC की लेंथ भी L है। चलो ठीक है, AE की वैल्यूज लिख लेते हैं। AB की AE है, AC का 2AE है, एंड BC का AE है, ठीक है भाई। अच्छा, अब देखो, अब मुझे मेंबर फोर्सेस बताना है P4 सिस्टम में कि एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से मेंबर फोर्सेस क्या क्या होंगे, ठीक है। तो चलो देख लेती हूँ मैं, यहाँ पे देखो मैं अगर निकालूँ तो सिग्मा FY कर लेती हूँ। सबसे पहले सिग्मा FY किया मैंने, तो अब देखो रिएक्शंस आएंगे, ये हो गया RA है ना, और ये हो गया RB, और सिमिलरली अब मैं RA और RB लेती हूँ, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल भी हो जाएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लोड है, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल HB आ सकता है। अभी मैं क्या करूँ, सिग्मा FY इक्वल टू 0 ले लूँ, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगी, मैं बोल सकती हूँ RA प्लस RB इक्वल टू 2P बोल सकती हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, मोमेंट एट B ले लूँ, MB इक्वल टू 0 कर दो। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, करो चलो, RA इंटू L, RA
इंटू एल, ठीक है। अच्छा, और ये P इंटू एल मिलेगा प्लस P इंटू एल। अच्छा, अब ये 2P तो यहीं से निकल जाएगा, HA और RB ये सब इसी पॉइंट से निकल गए, तो ये मैं बोल सकती हूँ इक्वल टू 0। तब देखो यहाँ से मेरे को क्या मिल गया, RA मिल गया इज इक्वल टू माइनस पी, मिल गया ना। यहाँ से मुझे RA मिल गया माइनस पी, तो मैं RB बोल सकती हूँ। RB कितना होगा, आई रख दो माइनस पी, इधर जाएगा तो 2P, तो यहाँ पे 2P प्लस पी हो जाएगा तो 3P। RB की वैल्यू आ गई 3P, ठीक है भाई। अच्छा, अब एक काम देखो, RA पता है, RB पता है, अब मैं क्या करूँ, जॉइंट ए पे देखती हूँ सबसे पहले। एक नोन है, दो अननोन है, जॉइंट ए पे देख लेती हूँ मैं। तो अगर मैं जॉइंट ए लूँ, जॉइंट ए पे मैंने देखा एक तो इस तरह से लोडिंग जा रही है, आर ए है, माइनस पी है, माइनस पी है तो मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में बना देती हूँ, है ना। यहाँ से तो ये हो गया आपका पी। अच्छा, और एक ये फोर्स जा रहा है, एक ये फोर्स जा रहा है, ये कितना एफ ए बी और ये कितना एफ ए सी, ठीक है भाई। इन्हीं की तो जरूरत है मुझे, ए बी ए सी और बी सी की, तो अभी मैं ए बी और ए सी यहाँ से शायद निकाल सकती हूँ, ठीक। अभी ए सी को मैं क्या करूँ, कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड कर सकती हूँ, कितना, तो ये हो गया एफ ए सी कॉस थीटा, थीटा मतलब 45 होगा ये, और ये एफ ए सी साइन थीटा होगा। चलो ठीक है, ये किया मैंने। अब मैं सिंपल का क्या कर दूँ, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 कर दूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 जॉइंट ए में, तो मैं बोलूँगी एफ ए सी साइन थीटा इक्वल टू पी, बोल सकती हूँ इक्वल टू पी, यस करेक्ट। तो यहाँ से मेरे को मिल गया एफ ए सी इक्वल टू √2p, साइन 45 रखोगे √2p, ठीक है भाई। 1/√2 होता है तो उधर गया तो √2p हो गया। चलो सही है, एफ ए सी निकल आया। अब ए सी निकल आया तो मैं यहाँ √2p लिख दूँ, √2p। अच्छा ठीक है, अब मेरे को अगर मैं सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 ले लूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, एफ ए बी इसी डायरेक्शन में प्लस एफ ए सी कॉस थीटा इक्वल टू 0। अच्छा, ए सी तो मैंने निकाल लिया √2p, यहाँ से अब मैं देखूँ तो एफ ए बी की मेरी वैल्यू निकल आएगी, वो आएगी माइनस पी। माइनस पी मतलब मैंने टेंशन में माना जॉइंट, लेकिन आया कंप्रेशन में, ठीक है भाई। लिख देती हूँ यहाँ पे, क्या ए बी की वैल्यू भी मिल गई मुझे, माइनस पी मिल गया। अब क्या बचा है, बी सी बचा है, तो बी सी के लिए अब मैं क्या करूँ, बी सी में निकालना तो जॉइंट ले लेती हूँ, जॉइंट बी। अब मैंने क्या किया, मैंने जॉइंट बी देख लिया। अब बी पे मेरे पास क्या क्या है, बी पे है मेरे पास एक तो, ठीक है भाई, आर बी की वैल्यू कितनी आई थी 3p, तो इधर 3p, राइट। ये हो गया एफ बी सी, और यहाँ पे एक मान लो और इस तरह से मान लो। मुझे काम है वर्टिकल से, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 किया, एफ बी सी प्लस 3p इक्वल टू 0, तो एफ बी सी की वैल्यू आ गई -3p आ गया। तो जो मैंने कंसीडर किया था, लाइक टेंशन ना हो गई, ये कंप्रेशन लिख दिया भाई मैंने इसको भी -3p। अच्छा, ये काम हो गया। ओके, मैंने P4 सिस्टम निकाल लिया। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट Q4 सिस्टम, यानी कि K4 सिस्टम। तो चलो, K4 सिस्टम के लिए मेरे को क्या करना होगा, सिंपली मुझे क्या करना चाहिए, ये तो मैंने वैल्यूज लिखी। अब मुझे देखो, लोड क्या पूछा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट सी इन एमएम में जॉइंट सी पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बता दो भाई। तो मैं क्या करूँ, एक्सटर्नल लोडिंग हटाऊंगी, इसके बदले सी पे क्या करूंगी, मैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दूंगी, कितना, यूनिट का। अब मैं फोर्सेस निकाल लूंगी, ठीक है जी। चलो करते हैं। तो अब मैं बात कर रही हूँ के फोर्स सिस्टम की। चलो, के फोर्स सिस्टम की बात करें, करते सिंपल, सिग्मा एम बी करते हैं, फिर से इक्वल टू 0 कर दो। तो मैं क्या देखूँ, आर ए
आर ए इंटू एल प्लस प्लस क्या 1 इंटू एल हो जाएगा, 1 इंटू एल इक्वल टू 0। तो आर ए की वैल्यू मेरे पास आ गई सीधे -1, -1 आ गई। चलो ठीक है, जो माना उसका ऑपोजिट। अच्छा, अब यहीं से मैं देखो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 0 होगा, तो मैं आर बी बोल सकती हूँ इक्वल टू +1 आ जाएगा, क्योंकि वर्टिकल में कोई लोडिंग नहीं है। ठीक है भाई, ये हो गया। चलो अब मैं क्या करूँ, मेरे को आर ए आर बी पता है। अब मैं सीधे जॉइंट ए लेती हूँ, फिर से जॉइंट ए पे मुझे क्या है, एक तो ये आर ए है जो डाउनवर्ड में हो गया 1, एफ ए बी मुझे चाहिए और एफ ए सी ये भी चाहिए। ठीक है, ए सी का कॉम्पोनेंट हो जाएंगे क्या, एफ ए सी कॉस थीटा और एफ ए सी साइन थीटा, राइट। नाउ व्हाट I'll do सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 कर दूं मैं। तो मैंने ये देखा एफ ए सी साइन थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो मैं सिंपल बोल सकती हूँ एफ ए सी इज इक्वल टू √2। साइन थीटा डिवाइड में चला जाएगा ना, तो √2 आ गया। चलो एफ ए सी की वैल्यू मेरे को क्या आई, √2। मैंने लिख दी, पहला लोड मुझे मिल गया। अच्छा, अब देखो सिग्मा एफ एक्स कर दो, एफ एक्स इक्वल टू 0 कर दो, तो क्या होगा मेरा एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ ए सी क्या है, √2 इंटू कॉस थीटा 45। तो एफ ए बी की वैल्यू क्या आएगी, -1। ठीक है भाई, यहाँ से कंप्रेशन, तो मैंने एफ ए बी बोला -1। चलो ठीक है, जॉइंट बी भी देख लेते हैं। अब बी पे मुझे क्या डी सी की वैल्यू चाहिए, मैं वर्टिकल लोडिंग ले लेती हूँ। ठीक है, 1 तो मेरा यही था, एफ बी सी ये हो गया, ठीक, और यहाँ पे 1 आ रहा था। ठीक है, चलो सिग्मा एफ वाई ले लिया सिंपली इक्वल टू 0, एफ बी सी इक्वल टू -1 यहाँ से आ गया कंप्रेशन में, ये भी लिख दिया मैंने -1। अब क्या करूँ, सब कुछ तो सॉल्व हो गया, सारे मेंबर्स की मेरे को वैल्यू है मेरे पास। अब मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ, तो अब मैं सिंपली क्या बोल सकती हूँ, अगर मैं पी के एल अपॉन ए ही करूँ, तो यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो पी एल अपॉन ए ही आया। चलो ठीक है, ये √2 टू हो गया, अपॉन 2 ए ही है, तो √2 फिर से आ जाएगा, तो √2 पी एल अपॉन ए ई हो गया। चलो ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या आएगा, माइनस माइनस फिर से पॉजिटिव हो गया, तो 3 पी एल अपॉन ए ई। तो अगर मैं डेल सी निकालना चाहूँ, डिफ्लेक्शन एट सी, सिंपल बोल सकती हूँ सिग्मा पी के एल अपॉन ए ई बोलूंगी, और तो मैं ये तीनों ऐड कर दूंगी। तो फाइनल मेरे पास यहाँ से मैं क्या करूँ, देखो पी एल है, पी एल अपॉन ए ई है, कॉमन ले लो, पी एल अपॉन ए ई कॉमन ले लिया मैंने, और मेरे पास क्या बचा 1 प्लस √2 प्लस 3। अब देखो फाइनल मेरे पास सारी वैल्यूज है, पी की वैल्यू 1 किलोमीटर रख दूँ, एल की 1 मीटर रख दूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया कितना है 10 mm² है, तो मैंने क्या किया 10 इंटू 10⁻⁻6 मीटर में बदलने के लिए, इंटू ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। दिस इज ओके, तो यहाँ मैं रख सकती हूँ 2 इंटू 10⁻, ये mm² में गिवन है, ठीक है, तो यहाँ मैं बोल सकती हूँ ये 2⁸ मीटर स्क्वायर में चेंज हो गया, 10⁸। अब फाइनली जब मैं, और यहाँ पे मेरा 1 प्लस √2 प्लस 3 है ये, तो मैं अगर इसको कैलकुलेट करूँ तो मेरा डिफ्लेक्शन एट सी आ रहा है 2.707 इंटू 10⁻³ meters. That means deflection at C is equal to 2.7 mm. mm में ही मेरे से पूछा था, तो मैंने निकाल दिया, जॉइंट सी पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इतना आएगा ड्यू टू व्हाट, द एक्सटर्नल लोडिंग पी और 2p की वजह से। ठीक है भाई, तो ये हुआ मेरा फाइनल क्वेश्चन, किस तरह से मैं सॉल्व करने वाली रहूंगी। ठीक, अच्छा एक और क्वेश्चन है, उसको भी कर लेते हैं, फिर क्लास एंड करते हैं।
तो देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से गिवन है, मेरे पास पी क्यू आर एक ट्रस है सिंपली, है ना, ये डायमेंशंस गिवन है। यहाँ पे बोला है कि मेंबर पी क्यू इज शॉर्ट बाय 3 mm, 3 mm उसकी छोटी लेंथ है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट आर, मुझे आर पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है। अच्छा, तो देखो मैंने अभी तक मुझे पता है कि मैं डिफ्लेक्शन केस निकालती हूँ, डेल इज इक्वल टू, अगर मेरे को टू शॉर्ट वाला केस या टू लॉन्ग वाला केस हो जाए, के आई डेल आई कर देती हूँ, यही करते हैं। तो ये मुझे क्या देता है, समेशन कर दो तो डिस्प्लेसमेंट दे देगा ड्यू टू लैक ऑफ इट और किसी भी पर्टिकुलर जॉइंट में। ठीक है, यहाँ पी क्यू मेंबर में लैक ऑफ इट है तो किसी भी पर्टिकुलर मेंबर में मैं ले लिया, तो यहाँ पी क्यू में ले लिया। तो डिफ्लेक्शन एट आर अगर मुझे निकालना हो तो मैं के पी आर डिफ्लेक्शन इन पी आर, ठीक, प्लस के आर क्यू इंटू डिफ्लेक्शन, क्योंकि सबका करना है ना, तो के आर क्यू इंटू डिफ्लेक्शन इन आर क्यू, अच्छा, प्लस के पी क्यू इंटू डिफ्लेक्शन इन पी क्यू, यही तो बचा। अच्छा, अब ये देखो डिफ्लेक्शन इन पी आर तो बोला नहीं है कोई भी, मतलब हमको यहाँ पे लैक ऑफ फिट की बात करें, यहाँ पे कोई लैक ऑफ फिट नहीं है तो डिफ्लेक्शन जीरो हो गया। सिमिलरली आर क्यू में डिफ्लेक्शन जीरो हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, सिर्फ ये बचा। ठीक है भाई, सिर्फ ये बचा, तो मैं डिफ्लेक्शन इन आर बोल सकती हूँ कि क्या होगा, के पी क्यू इंटू डेल पी क्यू, सिर्फ इतना निकाल लो और आपके पास डिफ्लेक्शन आ जाएगा आर में, क्योंकि यही तो शॉर्ट और लॉन्ग है। तो ये मैंने काम किया। अच्छा, अब मैं क्या करूँ, मुझे सिर्फ मतलब के पी क्यू मतलब मुझे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट आर, तो इसका मतलब आर पे मुझे वर्टिकल यूनिट लोड लगाना पड़ेगा, मैंने लगा दिया 1 का, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँ, अब 1 लगाया, अब अगर मैंने 1 लगाया ऊपर की साइड, अब देखो ये क्या है आपका, सिमिलर है, तो सिमिलर होने की वजह से ये 1 है तो ये 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे भी ये 1/2 लेगा। ठीक है, रिएक्शंस तो मैंने देख के बता दिए। अब अगर मैंने रिएक्शंस देख के बता दिए, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ पी क्यू की तो वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँ, सिंपली जॉइंट पी ले लेती हूँ। ठीक है, मैं जॉइंट पी पे मैं बात करती हूँ, तो पी पे मैं ये देखो, तो एक तो 1/2 डाउनवर्ड आ रहा है और यहाँ पे ये मेरा एफ पी क्यू है, यही मेरे को चाहिए, के पी क्यू, राइट, और एक एफ पी आर है, एफ पी आर। ठीक है, अब पी आर को मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ, देखो ये 3/4 है, तो यहाँ पे जो एंगल हमारा आ जाएगा वो भी देख लेंगे। ठीक, तो ये हो गया एफ पी आर इंटू साइन थीटा, ये है आपका थीटा, राइट, और ये हो गया एफ पी आर इंटू कॉस थीटा। हाँ, उल्टे लिख दिए, ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा, ये वो आपका कॉस थीटा और ये वो आपका साइन थीटा, ये आपका थीटा हुआ। अब देखो 3 4 है, ये तो 5 होगा, है ना। तो अब मैंने क्या किया, सिंपली मैं लिख सकती हूँ साइन थीटा हमारा क्या होगा, साइन थीटा होगा 3/5, कॉस थीटा 4/5। ठीक, चलो सिग्मा एफ वाई कर दो अब सिंपल, इक्वल टू 0, तो 1/2 will be equal to एफ पी आर साइन थीटा, राइट। तो अब मैंने क्या किया, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, तो ये इधर गया तो 5/3 हो गया, तो 5/3 मतलब एफ पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 5/6 आ गई किलो न्यूटन, और पॉजिटिव आ रही है, मतलब जो कंसिडर किया था वो करेक्ट है, मतलब टेंशन आपका ये जो लोड है वो टेंशन में। ओके, ये मैंने एफ पी आर निकाल लिया। अब एफ पी आर है तो मैं क्या करूँ, सिग्मा एफ एक्स कर दूँ, इक्वल टू 0 कर देती हूँ भाई। एफ एक्स इक्वल टू 0 किया तो एफ पी क्यू, दिस इज पी, एफ पी क्यू प्लस एफ पी आर कॉस थीटा इक्वल टू 0। चलो एफ पी क्यू ही तो मुझे चाहिए फाइनली। अब मैं इसको कर दूं माइनस, एफ पी आर कितना है 5/6, कॉस थीटा कितना है 4/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो आ गया -2/3 किलो न्यूटन। नेगेटिव है, मतलब मैंने टेंशन कम माना था लेकिन आया कंप्रेशन। चलो ठीक है, अब इतनी रामायण कर ली, चाहिए मुझे ये था -2/3 किलो न्यूटन ही चाहिए था। अब मैं क्या करूँ,
मुझे डिफ्लेक्शन एट आर निकालना है ना, के पी क्यू मुझे पता चल गया -2/3, चलो ठीक है, इंटू डिफ्लेक्शन इन पी क्यू क्या है, ऑलरेडी गिवन है कि 3 mm शॉर्ट है, राइट। तो मैंने क्या किया, mm में बनाया, शॉर्ट है तो नेगेटिव, ये मैंने पहले बताया हुआ है। तो आपका डिफ्लेक्शन कितना आया, 2 mm का, तो 2 mm का आपके पास डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो डिफ्लेक्शन, अब देखो शॉर्ट था, नेगेटिव मैंने यहाँ लगा दिया, अब डिफ्लेक्शन की वैल्यू फाइनली पॉजिटिव आ रही है, माइनस माइनस प्लस हो गई। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव आ गया ना। पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये आपका इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट लोड ही आया है, इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट लोड। तो मैंने यूनिट लोड मतलब अपवर्ड मैंने माना, अपवर्ड माना था ना, तो यहाँ पे मेरा यूनिट लोड जो है अपवर्ड डायरेक्शन में ही डिफ्लेक्शन आ रहा है। अगर मेरा यूनिट लोड इस तरह से होता, अगर मेरा डिफ्लेक्शन नेगेटिव आ जाता, तो मतलब मेरा डिफ्लेक्शन क्या होता, वो डाउनवर्ड होता, मतलब ये मेंबर कुछ इस तरह से बन जाता और ये होता मेरा डिफ्लेक्शन नीचे की साइड। तो ये बात हुई। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है डिफ्लेक्शन इन ट्रसेस। अब नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसमें मैं इंसिडेंस लाइन डायग्राम के बारे में बात करने वाली रहूंगी। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो अभी। थैंक्स एवरीवन।